जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससीजीडी का जो मेडिकल है उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने फिजिकल के बारे में बताया था और हम अपना एक्सपीरियंस जो भी था वो शेयर किया था आप लोगों के साथ में। अब मेडिकल के बारे में बोला था कि मेडिकल के एक वीडियो लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम लोग मेडिकल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में मेडिकल के बारे में बताएं उससे पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पूरा क्लियरली ढंग से और उसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट में सबसे पहला काम जो करना भाई, जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा आपके पास में ओरिजिनल और उसका 2-3 फोटोकॉपी, ये सबसे पहला काम करवा लेना। ठीक है, पहले बोल दे रहे हैं। दूसरी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि जो भी आपके पास आधार, जो भी ओरिजिनल आईडी है, आधार या पैन जो भी एक भी ले लेना, एक या दोनों रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड 4-5 फोटो, ये पासपोर्ट साइज रखना जरूरी है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आप 10th क्लास की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे भरे हैं, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो आप 10th का मार्कशीट के साथ साथ में सर्टिफिकेट भी रख सकते हैं। रखना होगा, रख सकते नहीं, रखना होगा। अगर आप 12th मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th पर भरे हैं तो भाई 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर उससे भी आगे मैक्सिमम ग्रेजुएशन का भरे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे जो बात है ना, ग्रेजुएशन का मान लो कि सर्टिफिकेट आने में थोड़ा देर हो जाता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। तो हम कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से जा करके क्या बोलते हैं उसको, टेस्टिमोनियल बनवा लेते हैं। ठीक है, टेस्टिमोनियल बनवा लिया था, हालांकि उसका ज़रूरत नहीं पड़ा था वहाँ जाने के बाद, वहाँ पे डिमांड नहीं किए थे, इतना ही में काम हो गया था। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम हो जाएगा। मार्कशीट वगैरह रख ले रहना, उतना में हो जाएगा। आगे चलते हैं, कास्ट, डोमिसाइल और इनकम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कास्ट और डोमिसाइल ये बहुत ही ज़रूरी है और ये भी रहना चाहिए, भारत सरकार का रहना चाहिए, समझ लिया। जो भी भाई SC ST है वो छूट लेना चाहते हो हाइट और चेस्ट में, वो भी अपना सर्टिफिकेट बना लेना, यहाँ लिखे नहीं है वो बना लेना, बोल देते हैं। OBC भी स्टेट का नहीं चलेगा बल्कि भारत सरकार का चलेगा। वो भी कब से कब तक रहना चाहिए, लगभग 1 साल पुराना रहना चाहिए, मैक्सिमम 1 साल पुराना रहना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना है तो दिक्कत हो सकता है आपको। ठीक है, और फॉर्म भरने से पहले का डेट का होना चाहिए, और ये भी इसमें ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने से पहले का होना चाहिए, जितना टाइम मिला था उससे पहले का। आगे लास्ट में NC सर्टिफिकेट, इन सभी का ओरिजिनल प्लस 2-3 फोटोकॉपी, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट मेडिकल जाइए आराम से देने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं मेडिकल की ओर। मेडिकल में 2 तरह से जांच होता है, पहला DME होता है, दूसरा RME होता है। ठीक है, तो DME में होगा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर दूसरा जो होता है RME, कहने का मतलब है कि रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। जितना यहाँ पे लिखा हुआ है अभी और भी है, सब कुछ पूरे मेडिकल कंप्लीट करने के बाद, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद जो कुछ भी आपके अंदर फॉल्ट पाया जाता है, समझ रहे हो। फॉल्ट कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम, अगर कहीं पे कोई पार्ट पे रह गया कहीं पे, तो उसको रिव्यू करने के लिए दिया जाता है कि ये चलने वाला है प्रॉब्लम कि नहीं चलने वाला, फर्स्ट डिपार्टमेंट में आप चलने लायक है कि नहीं है। तो अगर नहीं तो फिर आपको वहाँ से फिर बाहर किया जाता है, डायरेक्ट यहाँ से बाहर नहीं करता है। ब्लड यूरिन चेक करने के लिए उसको रिपोर्ट, ये सब जांच करने के बाद 1 दिन बाद आता है। ठीक है, शाम तक हो सकता है आ जाएगा, अगर सुबह में बुलाएगा 9 बजे 10 बजे तो अगला दिन तक भी आ सकता है, शाम तक भी आ सकता है। चलो भाई शुरू करते हैं। पहला काम जो होगा चेस्ट एक्सरे होगा। ठीक है, चेस्ट एक्सरे देखा जाता है कहीं पे आपको फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है चेस्ट वगैरह में, तो इस प्रकार से चेस्ट चेक किया जाता है। दूसरा जो होता है BP चेक किया जाता है। BP में क्या चेक किया जाता है कि BP आपका हाई लो तो नहीं हो जाता, घबराहट तो नहीं होने लगता है क्या किसी सिचुएशन में आपको। ठीक है, तो ये चेक किया जाता है BP में। तीसरा काम जो है कलर विजन चेक किया जाता है, जो हमारा चेक हुआ था उसके हिसाब से हम अपना जो भी है बता रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि सभी जगह लगभग इसी तरह का कंसेप्ट के हिसाब से होता होगा। ठीक है, तो कलर विजन में क्या चेक किया जाता है कि आपके पास में एक बुक रख दिया जाता है 20-30 पेज का, उसमें मोटा मोटा पेज रहता है, उसमें कुछ लिखा रहता है, वो मैं मोबाइल में लगा दूंगा, यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, तो कलर विजन में वो चेक होता है। जिसका कलर विजन होगा, ठीक है, उसको कलर पहचानने में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा कि अगर हरा है तो उसको किसी और तरह का कलर नज़र आएगा या फिर नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कलर विजन मतलब ये होता है। दूसरा डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन में आपको 20 फीट की दूरी या 6 मीटर की दूरी पर आपको एक आंख ढक करके पढ़वाया जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, तो वहाँ पे भी बगल में स्क्रीन पे हम लगा देंगे, देख लीजिएगा। डिस्टेंस विजन में हो गया। फ्लैट फुट। ठीक है, फ्लैट फुट में क्या होता है कि जैसे ये हाथ का पंजा है, ठीक है, हाथ का पंजा में यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा बहुत गड्ढा है, तो इस प्रकार से पैर के अंदर में भी थोड़ा सा गैप रहना चाहिए। अगर वो आपका फ्लैट फुट है, इस प्रकार से प्लेन होगा तो दिक्कत है। ठीक है,
आपको उसको चेक करने का 2 तरीका अपनाया जाता है वहाँ पे। पहला तरीका कि आपको पैर पीछे ऐसे खड़ा कर देगा और पीछे करके चेक करने के लिए चेक करेगा खुद देख करके, ठीक है। दूसरा जो चेक करने का तरीका है वो है पानी रख दिया जाएगा और वहाँ पे आपको चलने के लिए बताया जाएगा। पानी उसमें डुबाने के बाद फिर सरफेस पर चलने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। और उस सरफेस पे पूरा जो फ्लैट रहेगा, अगर पूरी तरह से वो आपका फ्लैट है वो बैठ जा रहा है पानी में या फिर सरफेस पर, तो शायद दिक्कत हो सकता है फ्लैट फुट में, ठीक है। ये फ्लैट फुट एक तरह से बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, इससे बच्चे के निकलना। नोकनी एंड बो लेग्स। नोकनी मतलब समझते हो, अगर खड़ा होने के बाद किसी का पैर दोनों घुटना जो है सट जाता है, ठीक है, उसको नोकनी कहते हैं। और बो लेग कहने का मतलब हुआ कि धनुषाकार लेग। धनुषाकार कहने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है ना, वो भी दिक्कत करेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए, नोकनी या बो लेग। तीसरा जो सातवां नंबर पे है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन कहने का मतलब है कि आपके जो पैर का जो नस है ना वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब है जकड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, ऐंठा जोठा नहीं रहना चाहिए। वेरिकोस वेन मतलब ये होता है, ठीक है। वेरिकोस वेन होने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है पैर में, है ना, सूजन वगैरह हो जाता है, तो ये वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम होता है, तो उसको जांच करता है। उसको जांच भी करने का 2-3 तरीका वह अपनाया जाता है। पहला तो कूदवाया जाता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, 2 पैर पे आपको पूरा जंप करवाया जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके डॉक्टर बोलेंगे। दूसरा जो उसको जाँचने का तरीका है वो है, आपको अगर ज़्यादा दिख रहा है या फिर तो उसको आपको भेज देगा रीमेडिकल में बढ़िया से चेक करने के लिए, है ना, डॉपलर वगैरह करवाएगा। ये होता है वेरिकोस वेन। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। डीएमई में अगला स्टेप जो है वो इस प्रकार से है, देखो, कैरी एंगल। हम लोग देख लिया, हाथ पैर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था और आँख का जाँच वो पहले हो गया है, ठीक है। अब कैरी एंगल में क्या जाँच किया जाता है कि आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। इस प्रकार से अगर करवा करके देखा जाएगा तो इसमें एंगल वगैरह चेक करेगा, तो ये टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, ये चेक करेगा। दूसरा जो चेक करेगा इसमें ना, उंगली चेक करेगा कि उंगली वगैरह टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है इस प्रकार से, या कापता उपता तो नहीं है, इस प्रकार से चेक करेगा, ठीक है। और तीसरा जो चेक करेगा इसमें ना, वो पसीना चेक करेगा कि आपको घबराहट में पसीना वगैरह तो नहीं आता है, इस प्रकार से। हम लोग का चेक नहीं किया गया था, लेकिन बहुत जगह पे ये मेडिकल में मतलब लिखा हुआ है कि आपको ये भी चेक कर सकता है। लिखा हुआ नहीं है तो ये भी मेडिकल का प्रोसेस का एक स्टेप है जो कि चेक कर सकता है, ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। जो आगे अगला स्टेप है 9वें पॉइंट पे, वो बैकबोन। बैकबोन में रीढ़ की हड्डी चेक किया जाता है, ठीक है। रीढ़ 2 बार लिखा है, चलो कोई बात ना, रीढ़ की हड्डी चेक किया जाएगा, ठीक है, कि टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है। आपको नीचे से इस प्रकार से झुका देगा नीचे के और ऐसे इस प्रकार से नापेगा या फिर जांच करेगा, ठीक है। तो ये रीढ़ की हड्डी की जांच हो गया। अगला स्टेप में है जो भी है नीचे से लेकर के आपका रीढ़ की हड्डी तक हो गया। अब आते हैं शरीर, मुड़ी वाला एरिया पे, यानी कि सर वाला पे। सर वाला में सबसे पहला काम मुंह देखेगा। मुंह कहने का मतलब माउथ को चेक करेगा। माउथ में आपका दांत सही रहना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 28 दांत रहना ही चाहिए, मैक्सिमम 32 है तो ठीक है। पहला स्टेप ये हो गया, 28 होना चाहिए, 14 नीचे 14 ऊपर, या फिर ज़्यादा 16 नीचे 16 ऊपर, 32। इसमें एक और जांच किया जाता है, नकली दांत, ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नकली दांत अगर कोई लगवा कर जाता है, अगर 4 से ज़्यादा अगर नकली दांत आपके पास है लगा हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 2 ऊपर 2 नीचे लगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें दांत में एक और चेक किया जाता है कि दांत आपका सड़ा हुआ तो नहीं है ना, तो ये भी आप लोग जांच करवा करके इधर से ही आप लोग साफ़ सुथरा करवा लीजिएगा भाई। हम तो सलाह यही देंगे कि अपना साफ़ सुथरा करवा लेना। नाक में 2-3 स्टेप इसमें भी होता है। नाक में क्या होता है, पानी नहीं बहना चाहिए, कहने का मतलब सर्दी जुकाम जो हो जाता है ना पानी वगैरह पीने से, तो उस टाइम में ध्यान दीजिएगा कि सर्दी वगैरह ना रहे। दूसरा जो इसमें जांच किया जाता है वो नाक की हड्डी चेक किया जाता है कि नाक की हड्डी टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, या फिर अंदर में कहीं मस्सा वगैरह तो नहीं निकला हुआ है, तो ये चेक किया जाता है नाक में, ठीक है। तो नाक वाला प्रोसेस ये वाला होता है या नाक के बारे में। और कान का पर्दा दोनों सही रहना चाहिए, ठीक है। कान में आपका कान का पर्दा सबसे पहला बात सही रहना चाहिए, फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, या फिर उसके अंदर से कुछ जो पंछा पानी वगैरह या फिर जख्म वगैरह भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है कान का प्रॉब्लम है, ठीक है। और एक चेक करने के लिए एक अपनाएगा कि किसी कान से ज़्यादा तो और किसी कान से कम तो नहीं सुनता है, दोनों से बराबर सुनना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जो चेक करेगा ना, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, इसको वाइब्रेट करने वाला कुछ रहेगा, ऐसे ठोकेगा हाथ पे और ऐसे करके सुनाएगा, ठीक है, ऐसे पीछे करके ऐसे करके, या फिर आँखों को बंद करके, या फिर ऐसे करके, इससे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, इसे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, यहाँ पे वाइब्रेट करके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको चेक करेगा कान को। अभी हम लोगों ने पूरा लगभग प्रोसेस हम लोग देख लिया है, ठीक है।
पूरा पैर से लेकर के लगभग यहाँ तक। अब चलते हैं प्राइवेट पार्ट्स की ओर। प्राइवेट पार्ट्स को कैसे चेक किया जाता। दोस्तों अब सब कुछ पूरे शरीर के अंग हो जाने के बाद में अब लास्ट में बचता है प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत सारे लड़के अनफिट होते हैं, बाहर रीमेडिकल में के बाद फिर अनफिट कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम अगर होगा तब प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी अच्छे से चेक किया जाता है। तो प्राइवेट पार्ट्स में देखो भाई 3 तरीके से चेक होता है, तीन तरह का जांच होता है। पहला पेनिस होता है, हाइड्रोसिल, दूसरा पाइल्स, ठीक है। अब पेनिस में क्या जांच किया जाता है, पेनिस में जो लिंग होता है, लिंग में एक ही छिद्र रहना चाहिए। अगर आपके 2 छिद्र या फिर किसी तरह का और प्रॉब्लम है तो उसमें दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। एक ही छिद्र रहना चाहिए। दूसरा जो इसमें जांच किया जाता है, इन्फेक्शन वगैरह भी देखा जाता है कि इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं, जख्म वगैरह तो नहीं लिंग में, तो ये भी चेक किया जाता है। ये लिंग का काम हो गया। दूसरा जो चेक किया जाता है इसमें हाइड्रोसिल में क्या चेक किया जाता है, पहला कि दोनों बराबर रहना चाहिए, बड़ा छोटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो रहना चाहिए भाई, इसमें किसी तरह का, इसमें भी उसी तरह किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं रहना चाहिए, बड़ा छोटा है ना, दोनों बराबर ही रहना चाहिए। ज़्यादा बड़ा जैसे कुछ 19-20 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर है ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोसिल का ये प्रॉब्लम रहा। बवासीर, अब ये बवासीर वाला प्रॉब्लम जो है ना, ये मेरे साथ में एक लड़का गया था, उसका बहुत ही मतलब माइक्रो कहें, बहुत ही छोटा मासा था उसका, जो प्राइवेट जो मलाशय वाला एरिया में है ना, लेटरिन वाला एरिया में बहुत ही छोटा मासा था, उसके वजह से उसको बाहर होना पड़ा। वो बोल रहा था कि हमको एयरफोर्स में इससे ज़्यादा अच्छा से मेडिकल होता है, उसमें हमारा मेडिकल फिट कर दिया गया, लेकिन उसको पता नहीं चला कि कब हो गया वो। और वो इस चीज़ से बचने के लिए खास करके कि हमें कुछ दिक्कत ना हो जाए मेडिकल में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो बेचारा परेशान था, इसमें दे दिया, तो अंत में अनफिट ही कर दिया, क्योंकि ये छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं माना जाता है, बहुत ही छोटा था प्रॉब्लम था, ठीक है। हेमोरॉइड्स उसको कहते हैं इंग्लिश में, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स, बहुत ही छोटा था फिर भी। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। और वो बहुत दिन से खाने पीने के लिए मांस मछली वगैरह नहीं खा रहा था, जानबूझ करके कि कहीं इस तरह का दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल 6-7 महीना से शाकाहारी बने हुए था, लेकिन फिर भी बेचारा को दिक्कत कर गया। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, चेक करवा लीजिएगा अगर जा रहे हैं अभी से मेडिकल, लगभग एक आध महीना जरूर होगा, है ना। तो इससे पहले भाई ये सब जांच करवा लेना जब भी लग रहे छोटा मोटा प्रॉब्लम। अब बताते हैं भाई हम किस चीज़ में बाहर हुए थे। तो हम जो बाहर हुए थे वो था बोन में, ठीक है। हमें कुछ साल पहले एक्सीडेंट किया था और हमें उसमें स्टील डाला गया था, और स्टील जो था वो निकाल लेना चाहिए था 2-3 साल के बाद, लेकिन हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रह गया। हम डिफेंस लाइन में जाने के लिए नहीं सोचे थे, ठीक है। मूल रूप से प्रॉब्लम यही था कि डिफेंस लाइन में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का सलाह होता है कि आप अगर फ्रैक्चर किया है बोन में, अगर स्टील वगैरह लगा है तो आप इसे मैक्सिमम 2 साल या उससे ज़्यादा 3 साल उससे बाद नहीं निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो निकाल लेना जरूरी होता है भाई, ठीक ना। तो ये दिक्कत कर गया, ठीक है। तो यही बात है। अब लास्ट में एक बात और बता दें कि ये सब जो प्रक्रिया है मेडिकल का, वो बहुत ही जल्दी ले लिया जाएगा फिजिकल के बाद, 1 महीना के अंदर। अक्टूबर के अंदर आप लोग का मेडिकल, मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे अक्टूबर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर से नवंबर तक मेडिकल कंप्लीट करवा लिया जाएगा, जैसा हमको लग रहा है। और दिसंबर होते होते भाई आप लोग का ज्वाइनिंग आ जाएगा, आप लोग का जो सिलेक्शन है वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और जो उसमें सेलेक्ट होगा उसको वर्दी मिलेगा। तो आप उम्मीद करते हैं सबको वर्दी मिले, ठीक है, सब सिलेक्शन हो फाइनल। और जिन भाइयों का अगर फिजिकल नहीं हो पाया, बार बार बोल रहे हैं, तो भाई अगले स्टेप की ओर लग जाओ, वेट मत करो ज़्यादा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।